अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ क्लास 10th उर्दू पेपर प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप इसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे अपने पेपर को तो इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आपने लिखना है हिस्सा इंशाइया, उसके बाद आपने लिखना है हिस्सा अव्वल। ये आपके पेपर पर लिखा होगा, ठीक है, आपने उसके अकॉर्डिंग लिखना है। उसके बाद मुख्तसर सवालात के जवाबात, ठीक है। सवाल नंबर 1 यहाँ आपने चेंज कर लेना है कि ठीक है कि आपके मुख्तसर सवालात का सवाल नंबर कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है। उस लिहाज से आपने इसे चेंज कर लेना है, ठीक है। मुख्तसर सवालात के जवाबात आपने हेडिंग दे देनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने अपना कोई नाम या रोल नंबर शीट पर नहीं लिखना, ठीक है, वरना आपकी यूएमसी वगैरह लग सकती है। और ना ही आपने ब्लू और ब्लैक मार्कर के अलावा कोई मार्कर इस्तेमाल करनी है जो आपके पेपर को दूसरे स्टूडेंट्स के पेपर से अलग दिखाए, ठीक है। मुख्तसर सवालात के जवाबात लिखने के बाद आपने इस तरह लिखना है कि सवाल नंबर 1 का देखिए पहला पार्ट है, तो आपने लिखना है कि ये सवाल नंबर 1 का पहला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जवाब लिखना है सवाल का, जो भी सवाल दिया उसका जवाब लिखना है। आपने सवाल नहीं लिखना क्योंकि उर्दू के पेपर में टाइम ऑलरेडी बहुत कम होता है। जब आपने एक क्वेश्चन लिख लिया तो आपने एक लाइन लगानी है, ठीक है, डबल लाइन लगानी है। आपने मार्कर को कट लगा लेना है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो और एक ही दफ़ा में 2 लाइन्स लग जाएं। इसके बाद आपने इसी तरह दूसरा पार्ट करना है, तो उसके साथ भी सवाल नंबर 1 लिखना है, ठीक है। उसका आपने जवाब लिखकर फिर लाइन लगा देनी है। इस तरह आपने तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस लिख लेने हैं, ठीक है। आप पेपर में कोई भी सवाल अपनी मर्ज़ी से कर लेते हैं, लेकिन आपने टाइम भी मैनेज करना होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप शॉर्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। तो इसी तरह आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ भी लाइन लगा दी, इसके सवाल नंबर 1 को भी अंडरलाइन कर दिया, हिस्सा अव्वल को भी अंडरलाइन कर दिया, हिस्सा इंशाई को भी अंडरलाइन कर दिया। आपने इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमने पेपर को मैनेज रखना है, ना ज़्यादा लाइनें लगानी है और ना ज़्यादा सादा रखना है, ठीक है। तो आपने इन 3 लाइन्स को अंडरलाइन नहीं करना और इसे अंडरलाइन कर देना, ठीक है। उसके बाद ना आपने जवाब को अंडरलाइन करना है और ना इस चीज़ को अंडरलाइन करना है। इसे पेपर में ओवर राइटिंग से हो जाती है और पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस तरह आपने शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से लिखने हैं, ठीक है। पेपर में ज़्यादा लाइनें नहीं लगानी, ठीक है, बिल्कुल मैनेज्ड रखना है पेपर को। और आपने शुरू पे भी राइटिंग अच्छी रखनी है और पेपर के एंड पे भी राइटिंग अच्छी रखनी है। ये नहीं कि शुरू में पेपर अच्छा कर दिया और एंड में गंदी राइटिंग में किया हो, ठीक है। टाइम को आपने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस क्वेश्चन को आपने कितना टाइम देना है कि आपका टाइम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो और आपका पेपर भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद आ जाती है तशरीह, ठीक है। सवाल नंबर 2 मैंने लिखा है, आपने पेपर के मुताबिक करना है कि यहाँ कौन सा सवाल नंबर है, ठीक है। ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी कि आपने सवाल नंबर गलत लिख दिया, वरना आपका सवाल क्रॉस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने लिखना है इशार की तशरीह, ठीक है। नसर पारे की तशरीह और इशार की तशरीह ये अलग अलग सवाल होगा। इशार की तशरीह में उन्होंने 2 पार्ट बनाए होंगे, हिस्सा नज़म बनाया होगा और हिस्सा गज़ल बनाया होगा। आप अगर हिस्सा नज़म की तशरीह कर रहे हैं तो आपने इस तरह लिखना है कि हिस्सा नज़म, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ लिख देना है शेर। अगर आप टाइम कम होता है मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप शेर रहने दें, अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख दें, ठीक है। ऊपर आपने हेडिंग देनी है कि शेर नंबर 1, 2 जो भी है, मैंने नहीं लिखा लेकिन आपने लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है नज़म का इनवान और शायर का नाम, ये आपने ज़रूर लिखना है, ज़रूर, वरना आपके नंबर कट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने मफ़हूम लिखना है, ठीक है। मफ़हूम आपने 1-2 लाइन, एक तकरीबन इसे थोड़ा सा ज़्यादा लिख लें, ठीक है। मफ़हूम लंबा नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपके लिए थोड़ी सी ट्रिक लेकर आई हूँ कि अगर आप नज़म की तशरीह कर रहे हैं, हमद की तशरीह कर रहे हैं, किसी भी पैराग्राफ की, किसी भी शेर की, ठीक है, तो आपने ये देखिए यहाँ लिखना है, ये आप किसी भी शेर के स्टार्ट में लिख सकते हैं, हमद के किसी भी शेर में, ठीक है। ज़ेरे नज़र शेर में शायर उस ज़ात की तारीफ़ करते हैं जो वाहिद और यकता है और ज़मीन व आसमान का मालिक है, ठीक है। फ्रेंड्स उसके बाद आपने ये आयत लिखनी है कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, इन्वर्टेड कोमा में, और फिर आपने अल कुरान लिख देना है। इसे ब्लैक मार्कर का यूज़ करते हुए एक बॉक्स में 2 लाइन्स में क्लोज़ कर देना है। तो इस तरह आपकी देखें, इसी तरह आपने इधर जो भी तशरीह लिखनी है वो तशरीह लिख दें, ठीक है। और इसके बाद आपने लाइन लगा देनी है। तशरीह में आपने इतनी नहीं लिखनी, मैंने तो ये वैसे इतनी लाइन यहाँ तक लिखी है, ठीक है। आपने जितनी तशरीह करते हैं
लेंथ की, जितनी भी लेंथ की आपने करनी है, ठीक है। इस तरह आपने सारी तशरीह करनी है शेर की। देखें बहुत अच्छे तरीके से ये प्रेजेंटेशन की गई है, तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह करनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हिस्सा गज़ल की तशरीह, ठीक है। इस पर आपने सवाल नंबर 2 ही लिखना है, ठीक है। यानी जो भी आपका सवाल नंबर था इशार की तशरीह वाला, वो लिखना है, ठीक है। ये कोई अलग सवाल नहीं आ गया, ठीक है। वो इशार की तशरीह वाला ही सवाल है। उसमें ये एक उन्होंने हिस्सा नज़म बनाया और एक हिस्सा गज़ल बनाया, ठीक है। इसी तरह आपने हिस्सा गज़ल लिख देना है और इसके बाद शेर वगैरह लिख देना, जो भी शेर है, ठीक है। शायर का नाम जैसे मैंने ज़हरा निगार लिखा है और इसका मफ़हूम लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद इसकी तशरीह लिखनी है। तो अब यहाँ गज़ल का इनवान नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि गज़ल का कोई इनवान नहीं होता, इसमें कोई प्रॉपर बात ही नहीं होती। एक शेर में एक बात हो रही है और दूसरे शेर में बात चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हमद में देखें, एक ही बात हो रही है, पूरी नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ हो रही है, लेकिन गज़ल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक शेर में और बात हो रही है तो दूसरे में उसका टॉपिक चेंज होगा, तो कैसे हम इसका नाम रख सकते हैं। तो गज़ल का इनवान नहीं होता। तो यहाँ तक आपका सवाल नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, इशार की तशरीह। तो उसके बाद आता है हमारा सवाल नंबर 3, नसर पारों की तशरीह। मैं आपको फिर याद दिला दूँ कि आपने पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ सवाल नंबर लिखना है कि नसर पारों की तशरीह का सवाल कौन सा है, तीसरा है, दूसरा है, उसी तरह आपने लिखना है। यहाँ आपने जिस भी इक़्तिबास को चूज़ करना है लिख देना है कि वो अलिफ़ वाला है या बे वाला है, ठीक है। उसके बाद आपने सबक का इनवान और मुसन्नफ़ का नाम ज़रूर लिखना है, ठीक है। इसके अलग से मार्क्स होते हैं, मैं आपको एक वीडियो में समझाऊंगी कि इसमें किस चीज़ के कितने मार्क्स होते हैं। उसके बाद आपने अल्फाज मानी लिखनी है, ठीक है। इस तरह आपने अल्फाज मानी लिख कर इन्हें एक बॉक्स में क्लोज़ कर देना, ठीक है, अच्छे तरीके से। और अल्फाज को आपने मार्कर से नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि हमने पेपर को ज़्यादा लाइनों से नहीं भरना या मार्कर से नहीं भरना, ठीक है, बैलेंस्ड रखना है पेपर को। तो देखिए जब हमने ये बॉक्स बना दिया, अगर हम इन्हें भी मार्कर से लिखते अल्फाज को तो पेपर अजीब सा लगना था, ठीक है। इन्हें भी आपने पेन से लिखना है, इन्हें भी आपने पेन से लिखना है। उसके बाद आपने जो भी तशरीफ जितनी भी लिखनी है वो लिखकर इसके एंड पर डबल लाइंस लगा देनी है, ठीक है। और ये है नसर पारे की तशरीह का तरीका। अगर आप इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद सवाल नंबर जो भी है 5 है, वो है सबक का खुलासा, ठीक है। आपने मुसन्निफ़ का नाम ज़रूर लिखना है, ठीक है। और यहाँ आपने सबक का खुलासा लिखने के बाद लिख देना है कि कौन से सबक का खुलासा है, कफ़ारा है, जो भी, ठीक है, उसकी हेडिंग भी दे देना। उसके बाद खुलासा शुरू कर देना है। खुलासा जितना भी लिखना है आपने एंड पे डबल लाइन ज़रूर लगानी है, ठीक है, खुलासा पूरा करने के बाद। इसके बाद सवाल नंबर 5 के बाद आता है हमारा सवाल नंबर 6, मज़मून नवेसी, ठीक है। मज़मून नवेसी आपने लिखने के बाद लिखना है उसका जो टॉपिक है इताते वालिदैन। यहाँ देखें सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर जो भी है उसे आपने अंडरलाइन नहीं करना, ठीक है। उसका जो टॉपिक है जैसे सबक का खुलासा है और इताते वालिदैन है, ठीक है, उसे आपने अंडरलाइन करना है, ठीक है। सबक का खुलासा देखें सवाल नंबर 5 का टॉपिक क्या है, सबक का खुलासा, ठीक है। यहाँ क्या है सवाल नंबर 6 का टॉपिक क्या है, मज़मून नवेसी, ठीक है। इताते वालिदैन को आपने अंडरलाइन नहीं करना, ठीक है। आपने सिर्फ मज़मून नवेसी और सबक का खुलासा वगैरह को अंडरलाइन करना है। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 7 आ जाता है तफ़हीम इबारत, ठीक है। आपने उसके बाद आपने इबारत की हेडिंग दे देनी है और इबारत की कोई 2-3 लाइन एक आधी लिखनी है। जैसे शुरू से थोड़ा सा लिख दिया और दरम्यान में ये डॉट लगा दी और एंड से थोड़ा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इसके जवाबात की हेडिंग दे देनी है और उसी तरह ये देखिए पहला जवाब और दूसरा जवाब, ठीक है। बस यही आपका पेपर है 10th क्लास का। तो आप अगर इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने टाइम कैसे मैनेज करना है। स्टूडेंट्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। और नेक्स्ट आपको जिस सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन चाहिए वो कमेंट में बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।